नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। मानसून सत्र से पहले विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं परिसीमन बिल को लेकर खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक की मांग कर दी है। दूसरी तरफ टीएमसी को फिर से बड़ा झटका लग गया। इस बीच अब कांग्रेस ने भी वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील कर दी। वहीं ईरान ने ट्रंप को खुली धमकी दी है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे चैनल की तीखी बहस वाले सारे शो, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर, यानी कि आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं अब शाम की 5 बड़ी खबरों का। मॉनसून सत्र से पहले विपक्ष की तैयारी, कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए तय किए मुद्दे। टीएमसी राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने भी पार्टी से दिया इस्तीफा, ममता को फिर से झटका। वांगचुक के समर्थन में उतरी कांग्रेस, अनशन खत्म करने की अपील, कहा हम उठाएंगे मुद्दे। जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों पर बुलडोजर कार्रवाई का विरोध, विपक्ष ने सरकार को घेरा। ईरान में लगे ट्रंप के ताबूत वाले पोस्टर, अमेरिका को दी खुली धमकी, हम ट्रंप को मार डालेंगे। मॉनसून सत्र से पहले विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारियों में जुट गया है। सत्र से पहले रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस नेताओं ने बैठक की और कई मुद्दों पर मंथन किया गया। इसके बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मॉनसून सत्र में विपक्ष कौन कौन से मुद्दे उठाने वाला है। हमारी ओर से जो हम मुद्दे उठाएंगे, चंदा चोरी, आस्था धोखा, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर जो खुलासे हुए हैं, रोज नई नई बातें निकल कर आ रही हैं। बीजेपी आरएसएस द्वारा जो किया गया, जो चंदा चोरी, आस्था धोखा का कांड रचा गया है अयोध्या में, वो मुद्दा जरूर हम उठाएंगे और भी विपक्ष की पार्टियां उठाएंगी। नीट का मुद्दा है, परीक्षा प्रणाली को लेकर, शिक्षा प्रणाली को लेकर कल राहुल जी देहरादून में छात्रों की गूंज की दूसरी जो पब्लिक मीटिंग है, इंटरैक्शन है, छात्रों के साथ संपर्क में रहेंगे, बातचीत होगी। कल देहरादून में पेपर लीक, पहले आपको याद होगा 17 जून को कोटा में हुआ था, और उसी श्रृंखला में कल छात्रों की गूंज की रैली आयोजित की गई है देहरादून में। तो ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा, आप जानते हैं E20 घोटाला, जिसमें कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उनके सुपुत्र भी शामिल हैं। तो E20 घोटाले पर हम चर्चा जरूर मांगेंगे। और भी ऐसे मुद्दे हैं विपक्ष की ओर से। विदेश नीति को लेकर जो नई चुनौतियां खड़ी हुई हैं, चीन से हमारे संबंध, अमेरिका से हमारे संबंध, पश्चिमी एशिया से पिछले 1-2 महीने में जो देखने को मिला है, पश्चिमी एशिया में जो स्थिति है बिगड़ रही है, और पाकिस्तान का जो एक नई भूमिका उभर कर आई है अमेरिका की मदद से, वो हमारे विदेश नीति के लिए जरूर एक बड़ा धक्का है और उस पर चर्चा होने की जरूरत है पार्लियामेंट के अंदर। मॉनसून सत्र से पहले रणनीति बनाने के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। खड़गे ने पत्र लिखकर परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को लेकर चिंता जताई। खड़गे ने मांग की है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर सरकार तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाए और सभी दलों से बातचीत करे। खड़गे ने अपने पत्र में कहा कि मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सरकार मॉनसून सत्र में परिसीमन से जुड़ा संशोधित संविधान संशोधन विधेयक दोबारा संसद में ला सकती है। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि बिना विपक्ष से चर्चा किए इतना बड़ा फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी मांग रखी कि विपक्षी दलों को संशोधन प्रस्तावों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। वहीं सरकार की ओर से अभी तक इस पत्र पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। टीएमसी को फिर से बड़ा झटका लग गया। पार्टी की राज्यसभा सांसद और बंगाली फिल्म अभिनेत्री कोयल मल्लिक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
कोयल मलिक ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। अपने इस्तीफे में कोयल मलिक ने लिखा कि वो राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे रही हैं और इसे तत्काल प्रभाव से स्वीकार करने का अनुरोध करती हैं। खास बात यह है कि कोयल मलिक को कुछ महीने पहले ही टीएमसी ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया था। वो राजनीति में आने से पहले बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री रही हैं और कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। कोयल मलिक के इस्तीफे के बाद बंगाल की सियासत में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब एक दिन पहले ही टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने भी पार्टी छोड़कर बागियों के गुट से हाथ मिला लिया है। सोनम वांगचुक के 19 दिनों से जारी अनशन के बीच केंद्र सरकार ने पहली बार दिल्ली हाईकोर्ट में अपना आधिकारिक पक्ष रखा। सरकार ने कहा कि अगर डॉक्टरों की जांच में जरूरत महसूस होती है तो वांगचुक को तुरंत मेडिकल सहायता दी जाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकारी डॉक्टरों की टीम रोज उनकी सेहत की जांच करेगी और जरूरत पड़ने पर बिना देरी इलाज शुरू किया जाएगा। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सरकार को रोजाना मेडिकल निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कहा। अदालत ने कहा कि हर नागरिक का जीवन अनमोल है और उसकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। वांगचुक 2 सप्ताह से अधिक समय से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनकी सेहत को लेकर बढ़ती चिंता के बीच अब सबकी नजर डॉक्टरों की रिपोर्ट और सरकार के अगले कदम पर है। वांगचुक के अनशन से कांग्रेस की दूरी पर लगातार सवाल उठ रहे थे। अब इस बीच कांग्रेस ने वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील कर दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा कि वांगचुक जी पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस भी पिछले 1.5 महीने से यही मांग कर रही है। हम वांगचुक जी को ये दुख और गुस्से को पूरी तरह समझते हैं। उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए हम वांगचुक जी से अपील करते हैं कि वो अपना अनशन खत्म कर दें। कांग्रेस ने कहा कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम मोदी सरकार का डटकर मुकाबला करना जारी रखेंगे और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहेंगे। इसी बीच वांगचुक को समाजवादी पार्टी का भी समर्थन मिल गया है। आज गुरुवार को मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव गुरुवार को जंतर मंतर पहुंची। डिंपल यादव के साथ आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव भी धरना स्थल पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने सोनम वांगचुक से बातचीत की और उनकी सेहत का हाल भी जाना। इस दौरान डिंपल यादव मंच पर वांगचुक से उनकी मांगों और आंदोलन को लेकर चर्चा करती नजर आई। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई का विरोध। 3 भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया नया सुझाव। E20 पेट्रोल पर बड़ा फैसला, कंपनी को लगा झटका। ईरान की खुली धमकी, हम ट्रंप को मार डालेंगे। उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई की खबरों पर विपक्ष ने योगी सरकार को निशाने पर लिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे निंदनीय बताते हुए एक्स पर लिखा कि बीजेपी को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी बीजेपी के एजेंडे में ही नहीं है। अखिलेश ने सवाल उठाया कि बीजेपी अपने अनरजिस्टर्ड संगी साथियों के अवैधानिक भवनों को कब ढहाएगी। जब संगी साथी ही अपंजीकृत है तो उनके भवन, कार्यालय, संस्थान कैसे जायज हो सकते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी एक्स पर लिखा कि विश्वगुरु से विश्वविद्यालय बर्दाश्त नहीं होते और यही है इनका एंटायर पॉलिटिकल साइंस का निचोड़। दरअसल रामपुर विकास प्राधिकरण की जांच में सामने आया कि विश्वविद्यालय परिसर में कुल 40 भवन बनाए गए हैं। इनमें से केवल 2 भवनों के नक्शों को मंजूरी मिली है, जबकि बाकी 38 भवन बिना मंजूरी नक्शे के बनाए गए बताए गए। इसी आधार पर विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। वांगचुक के अनशन को राहुल का समर्थन मिलेगा या नहीं, राहुल वांगचुक से मिलने जंतर मंतर जाएंगे या नहीं, लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे थे। लेकिन इसी बीच राहुल अपने आंदोलन छात्रों की गूंज को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। 17 जुलाई देहरादून में होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देते हुए राहुल ने एक्स पर लिखा कि 17 जुलाई को देहरादून आ रहा हूं, पर उत्तराखंड ही क्यों? क्योंकि देवभूमि को पेपर लीक का एपिसेंटर बना दिया गया है। यूके SSSC परीक्षा में यहाँ एक सिस्टम बैठ गया है जहाँ पटवारी, लेखपाल या फिर कोई और पद काबिलियत से नहीं बल्कि अपराधियों के तय किए रेट से मिलता है। सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून बनाया, फिर भी लीक होते रहे। कानून कागज पर रहा और पेपर बाजार में बिकते रहे। राहुल का कहना है कि जरा सोचकर देखिए कि एक बच्चे ने सालों साल तैयारियां की हो, फॉर्म भरा हो, फीस दी, दूर के सेंटर तक गया और उसका पद किसी और ने खरीद लिया। ये लीक नहीं, ये चोरी है। उस युवा के हक की, उसके बेरोजगारी की, उसके भविष्य की। मैं उत्तराखंड के हर अभ्यर्थी, हर छात्र और हर युवा से कहता हूं कि ये आपकी लड़ाई है और मैं आपके साथ हूं। राहुल ने छात्रों से अपील की कि 17 जुलाई को देहरादून आइए, छात्रों की गूंज को हुंकार बनाइए। भविष्य नीलाम नहीं होने देंगे और सपने लीक नहीं होने देंगे।
सीबीएसई की 3 भाषा नीति को लेकर चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करना छात्रों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है, क्योंकि इसी समय बच्चे बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में भी जुट जाते हैं। ये टिप्पणी तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आई जिसमें राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। तमिलनाडु सरकार लंबे समय से 3 भाषा नीति का विरोध करती रही है। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी में कहीं भी ये नहीं लिखा कि तीसरी भाषा सिर्फ हिंदी ही होगी। उन्होंने कहा कि राज्य की भाषा अंग्रेजी और कोई भी तीसरी भाषा पढ़ाई जा सकती है। जस्टिस नागरत्ना ने सवाल उठाया कि अगर तीसरी भाषा जरूरी है तो इसे 9वीं कक्षा में शुरू करने के बजाय पहले क्यों नहीं पढ़ाया जाता। उन्होंने कहा कि 9वीं कक्षा पहले से ही छात्रों के लिए तनाव भरी होती है, इसलिए तीसरी भाषा की शुरुआत 6ठी कक्षा में हो जानी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को यह भी कह दिया कि सिर्फ इसलिए केंद्र की योजनाओं का विरोध नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो केंद्र सरकार की योजना है। कोर्ट ने कहा कि राज्य का अपना शिक्षा सिस्टम हो सकता है, लेकिन केंद्रीय स्कूलों को रोकने का आधार सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं होना चाहिए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। E20 पेट्रोल विवाद के बीच छत्तीसगढ़ की रायपुर जिला उपभोक्ता अदालत ने ऑटोमोबाइल कंपनियों की जिम्मेदारी पर बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने एक कार कंपनी और उसके डीलर को ग्राहक से गलत जानकारी देने और खराब सेवा देने का दोषी माना। कोर्ट ने आदेश दिया कि ग्राहक को उसी मॉडल की नई E20 पेट्रोल सपोर्ट करने वाली कार दी जाए। मामला रायपुर के डॉक्टर प्रेमराज देवता का है, जिन्होंने जून 2024 में नई कार खरीदी थी। कुछ समय बाद इंजन में खराबी आने लगी और कंपनी ने वारंटी में मरम्मत करने से इनकार कर दिया। कंपनी ने इसका कारण इथेनॉल मिले पेट्रोल को बताया और 5,30,000 रुपए का खर्च भी बता दिया। सुनवाई में पता चला कि कार जनवरी 2023 में बनी थी, जबकि उसे 2024 का बता करके बेच दिया गया। अदालत ने माना कि E20 पेट्रोल के दौर में कंपनी को ग्राहक को सही जानकारी देनी चाहिए थी। कोर्ट ने 45 दिनों में नई कार देने या फिर 20.5 लाख रुपए लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही 1 लाख रुपए मुआवजा और 10,000 रुपए मुकदमे का खर्च देने के लिए कहा। क्या ईरान ट्रंप को मारने का प्लान बना रहा है? ये सवाल सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं क्योंकि तेहरान से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। तेहरान के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक एंगेलाब स्क्वायर पर लगे एक बड़े से बिलबोर्ड में ट्रंप को ताबूत में लेटे हुए दिखाया गया है। इस तस्वीर के साथ अंग्रेजी और फारसी में लिखा है वी विल किल ट्रंप, यानी कि हम ट्रंप को मार देंगे। तस्वीर में उनके हाथ में लाल टाई रखे हुए हैं और आसपास धमकियां लिखी हुई हैं। इस बिलबोर्ड को सिर्फ एक पोस्टर नहीं बल्कि ईरान की राजनीतिक संदेश देने की रणनीति माना जा रहा है, क्योंकि ईरान लंबे समय से सार्वजनिक जगहों पर बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग के जरिए अपनी विचारधारा और अमेरिका विरोधी संदेश दिखाता रहा है। इससे पहले भी ईरान में अमेरिका को निशाना बनाते हुए कई विवादित बिलबोर्ड लगाए जा चुके हैं, जिनमें अमेरिकी ताकत को चुनौती देने वाले संदेश दिखाए गए थे। ऐसे में दुनिया की नजर इस बात पर है कि आगे ईरान करने क्या वाला है। फिलहाल 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.